हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल ऋग्वेदिक एज के बारे में आपको मैं बताऊंगा आज, जो होगा लेक्चर नंबर 2। उसके पहले मैं आप सभी को इस सनातन परंपरा के नवरात्र की, शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज का पहला दिन, आप सबको हार्दिक बधाई। माँ शेरा वाली के आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैंने वैदिक काल के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सो जो मैंने 2 लेक्चर मैंने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया और मैंने 1 लेक्चर वैदिक एज के बारे में मैंने बात कर लिया। ये लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 2 में, वैदिक काल के लेक्चर नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे आपसे ऋग्वेदिक एज के बारे में। जी हाँ, वही ऋग्वेदिक एज जो हम लोग वेद के नाम से पढ़ते हैं। आपको बता दें, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जिनमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो ऋग्वेदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। और आपको साथ ही साथ तीनों चारों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। लेकिन आज की जो चर्चा होगा वो ऋग्वेदिक एज के बारे में होगा कि ऋग्वेदिक एज की शुरुआत कब हुई, रचनाएं कब हुई, इन सब के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि ऋग्वेदिक एज में मुख्य रूप से स्तुतियों और मंत्रों का संग्रह का परिमाण मिला। यजुर्वेद में यज्ञों और हवन विधियों का विवरण मिला। सामवेद में संगीत और गायन के लिए मंत्र मिला और अथर्ववेद में जादू, चिकित्सा, प्रार्थना और दैनिक जीवन से संबंधित मंत्र की प्राप्ति हुई। तो जिनमें से हम लोग शुरू करेंगे ऋग्वेदिक एज के बारे में, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस काल को आरंभिक वैदिक काल भी कहा जाता है और इसी समय ऋग्वेद की रचना हुई थी। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे सबसे पहले इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। इनकी राजनीतिक स्थिति हुआ कैसे करती थी। आपको बता दें कि ऋग्वेद काल में समाज की सबसे छोटी इकाई जन कहलाती थी। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि ऋग्वेद काल में समाज की सबसे छोटी इकाई जन कहलाती थी। एक गांव को ग्राम कहा जाता था। उस समय बता रहा हूं, ऋग्वेदिक काल के बारे में बता रहा हूं, समझिएगा। एक गांव को ग्राम कहा जाता था और जब कई ग्राम आपस में मिलते थे तो वो विष बनाते थे। मतलब कई ग्राम जब मिलते थे वो विष बनते थे और हर एक गांव को ग्राम कहा जा रहा था। और जब कई ग्राम मिल जाएंगे उसे विष कहते थे। और जब कोई विष मिल जाते थे, अब देखिए कितनी सुंदर उदाहरण है बच्चों, आप ध्यान समझना। अलग अलग गांव को ग्राम कहा जा रहा है और जब सारे ग्राम आपस में मिल रहे हैं तो उसे विष कहा जा रहा है। और बता दें कि जितने और कई विष मिलके एक जनपद बनता है। क्या बनता है? जनपद बनता है। ठीक है, जनपद में जिला बनता है। चलो ठीक है, अब देखो। और जब आपको बता दें कि मतलब समाज की जो संरचनाएं थी वो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बनती थी। जैसे क्या होता है ना कि पढ़ते, जैसे एक दीवार ले लो, दीवार में छोटी छोटी ईंट करके करते वो एक दीवार बन जाता था, दीवार बनता है। ठीक उसी प्रकार एक एक गांव को ग्राम कहा जाने लगा। जब सारे ग्राम को मिलाया गया तो विष कहलाने लगा और जब सारे विष मिल गए तो वो एक जनपद बन गया। मतलब समाज की संरचना जो थी वो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः बनती जा रही थी। अब आपको इसके बारे में आगे हम, ये तो थी राजनीतिक स्थिति, आप फिगर में देख सकते हो। ऋग्वेदिक कालीन की ये स्थितियां देख सकते हो, कितनी सुंदर आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ऋग्वेदिक कालीन की, कि कैसे कैसे उस समय के ग्राम हुआ करते थे, कैसे खेती हुआ करती थी। चलिए अब समझते हैं राज सत्ता की प्रकृति के बारे में। ऋग्वेद काल के राज सत्ता के प्रकृति के बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि राजा समाज का प्रमुख होता था। उस समय उनका जो समाज होता था, उस समाज में एक राजा हुआ करता था जो उनका मेन हेड लीडर हुआ करता था। यह निरंकुश नहीं था, यानी उसकी शक्ति सीमित थी। उस समय राजा जनता से बलि यानी कि कर लेता था। जो कर होता है, जो टैक्स, जिसे आज की दुनिया में, आज के जमाने में टैक्स कहा जाता है, उस समय का जो राजा था वो बलि मतलब ये नहीं कि किसी को काट दो मार दो, नहीं,
ये अपने दिमाग में बैठाना। उस समय का बलि का तात्पर्य कर, कर मतलब क्या होता है? तो आज के जमाने की बात करो कि उससे क्या कहता है उसको भाई, जो जीएसटी वगैरह देते हो वो कर देते हो। तो ठीक उस समय भी राजा का काम था, कर लेते थे, लेकिन इतना नहीं जितना आप दे रहे हो। उस समय बहुत कम दिया जाता था, बहुत कम हुआ करता था कि जो राजा कर लेते थे बहुत कम हुआ करता। ठीक है, राजा को धर्म और परंपराओं का पालन भी करना पड़ता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उस समय की राजा की जो शक्ति थी वो बहुत कम थी, वो मतलब निरंकुश था, वो निरंकुश नहीं था, यानी उनकी शक्ति बहुत सीमित थी। इसीलिए आपको बता दें कि राजा को धर्म और परंपराओं का भी पालन करना पड़ता था। उनकी सभा और समितियां भी लगती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस फिगर में देख सकते हो कि किस प्रकार राजा की सभा चलती थी, समितियां कैसे बैठती थी। ये उस समय का ये फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे कि आपकी इमेजिनेशन पावर तगड़ी होनी चाहिए। इस समय सभा और समितियां दो प्रमुख संस्थाएं हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में। मैंने क्या कहा कि इस समय जो कौन समय, ऋग्वैदिक कालीन समय में जो समिति और सभा और समिति दो ऐसी प्रमुख संस्थाएं थी। सभा का मतलब था कि वरिष्ठ लोग मिलकर महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। जो सभा बैठती थी उसमें बड़े बड़े वरिष्ठ लोग जो हुआ करते थे वो महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। और समिति में क्या होता था कि आम जनता की सभा होती थी, राजा के चुनाव तक की भूमिका निभाती थी। यानी कि समझो उस समय भी आज के जमाने का लोकसभा और राज्यसभा हुआ करता था। राज्यसभा में क्या होता है आपको पता है, लोकसभा में क्या होता है पता है। ठीक उसी समय जो इस समय का लोकसभा राज्यसभा था है, वो पहले का वो सभा और समिति हुआ करता था। सभा में जो होते थे बड़े बड़े लोग आपस में बैठ के महत्वपूर्ण फैसले लिया करते थे, और जो समिति हुआ करता था उसमें राजा के चुनाव की भूमिकाएं निभाई जाती थी। इससे लोकतंत्र की शुरुआत की झलक दिखाई देती है। जो चुनाव वगैरह होता है ना, जैसे राजा की चुनाव हुआ करता था, और इस समय प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, हर एक उच्च पद के अधिकारियों का चुनाव होता है। मतलब राजनीतिक का उच्च पद का आईएएस पीसीएस का चुनाव नहीं होता है, वो आप पढ़ के बनोगे। अब मेरे लेक्चर को पढ़ो, समझो, क्वेश्चन सॉल्व कर उसको पढ़ो, तब वो तुम्हारा चुनाव इंटरव्यू में होता है कि हाँ क्या तुम उस योग्य हो कि नहीं। लेकिन ये जो नेता वगैरह होते हैं, जो राजा हैं इस देश के, उनका चुनाव होता है। तो ठीक उसी प्रकार उस समय के राजा का भी चुनाव हुआ करता था। यानी कि जो आज का जो लोकतंत्र आप देख रहे हो, इस लोकतंत्र का झलक ऋग्वेद काल में भी दिखाई देता था। उस समय का मैं अगला चर्चा करूं सामाजिक जीवन के बारे में। अब देख सकते हो सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। कितना मजा आता है कि अपने धर्म के बारे में और अपने वैदिक काल की स्थितियों के बारे में जानकारी हासिल करने में। आपको बता दें कि उस समय का जो सामाजिक जीवन था, ऋग्वैदिक समाज सरल और समानता पर आधारित था। स्त्रियों का सम्मान मिला हुआ था और वे वेद पाठ और शिक्षा में भाग भी लिया करती थीं। विवाह में स्वतंत्रता थी। वर्ण व्यवस्था की शुरू हुई थी, लेकिन यह कठोर नहीं था। 4 वर्ण होते हैं ना, कौन कौन से? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन वो कठोरता नहीं था ऋग्वैदिक काल में, जो बाद में हमें देखने को मिला। जो अलग अलग भागों में विभाजित करते हुए लोग दिखे, वो उस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। आपको बता दें बच्चों कि उस समय का ये तो था सामाजिक जीवन। अब अगर हम आर्थिक जीवन पे प्रकाश डालते हैं, आर्थिक जीवन पे, तो आपको बता दें कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था गोधन पर आधारित थी। समझते हो? गोधन होता जब गौ मतलब गाय जो दूध वगैरह देते थे, जो अश्व हुआ करते थे, उन सब पे आधारित थी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था गोधन पर आधारित थी। गाय ही असली धन मानी जाती थी उस समय, ये पैसा रुपया नहीं। जो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया का जो सिक्का देख रहे हो, पिछले कुछ 30-40 साल पहले वो पैसा उसमें चलता, ये तो रुपया था, उस पैसा में चलता था। उस समय ऋग्वैदिक काल में आपको बता दें ये सब कुछ मान्यता नहीं रहती। उस समय का आर्थिक जीवन में आपको बता दें बच्चों कि गाय को ही असली धन माना जाता था। उस समय लोग गाय और घोड़े को पालते थे। खेती की शुरुआत हो चुकी थी उस समय। मुख्य फसल जो उस समय का था वो जौ हुआ करता था उस समय का। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वैदिक काल में
जो खेती की शुरुआत हुई थी ऋग्वेदिक काल में, जो मुख्य फसल हुआ क्या करता था उस समय, तो आपका आंसर होगा जौ। मुख्य फसल जौ ही था उस समय का। आपको बता दें कि व्यापार बहुत सीमित था और वस्तु विनिमय प्रथा से चलती थी। वस्तु का जो विनिमय होता था वो प्रथाएं चलती थी। ये था ऋग्वेदिक काल, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो ये काल रहा, जिसे प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल के नाम से जाता है। जिस काल में जिस ईसा पूर्व में ऋग्वेद काल का रचना हुआ था, उसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। यानी कि आज हम लोगों ने किसके बारे में चर्चा किया आपसे? आज मैंने आपसे चर्चा किया, जो संक्षेप में मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ऋग्वेद काल की क्या खास बातें थी। आपको बता दें, सबसे पहला हम लोगों ने जाना कि जन आधारित राजनीतिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी, सीमित राजसत्ता थी, सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी थीं, स्त्रियों का सम्मान था, गोधन और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। और यही बातें हमें आगे के वैदिक काल को समझने में आधार देती हैं। आगे हम जितने भी लेक्चर पढ़ेंगे, ये सब के सब वैदिक काल को समझने का ये आधार बताई जाती हैं। तो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना ऋग्वेदिक काल के बारे में। मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया। अब लेक्चर नंबर 3 होगा ऋग्वेदिक काल का, वैदिक काल का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे, कुछ और अच्छी सी चीजें जानेंगे, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए इतिहास गुरुकुल विद अविनाश सर के साथ, और हम लोग साथ